बताया था लास्ट क्लास में कि आपको कुछ कुछ फॉर्मूला याद करना होगा एनी हाउ, जैसे कार्बोनेट आयन का है ना, नाइट्रेट आयन का, सल्फेट आयन का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है देन हम लोग फिर उसके बाद हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, है ना, ये सीखेंगे। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, है ना, हाउ टू राइट chemical formula, how to write chemical formula of compound। ठीक है, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जैसे आपको आपको अगर सोडियम आयन, है ना, सोडियम आयन क्या होता है, Na+, इसका वैलेंसी हो गया 1, है ना, सोडियम आयन। और सपोज नाइट्रेट आयन से कंपाउंड फॉर्म करना है, नाइट्रेट आयन का वैलेंसी हो गया 1, यानी आपको सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन को मिला करके आपको कंपाउंड फॉर्म करना है। तो क्या करेंगे हम, इसका रूल क्या क्या है, तो रूल हम लोग 1 बाय 1 लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं करना क्या होता है कि वैलेंसी को इंटरचेंज करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। मल्टीप्लाई नहीं, इंटरचेंज करना होता है। और जो वैलेंसी है ना, वो आयन के लोअर सब्स्टिट्यूट में आपको लिखना है, लोअर सब्स्टिट्यूट में आपको वैलेंसी लिखना है और रिवर्स करके। तो अगर इन दोनों से बनाओगे तो क्या लिखोगे, सोडियम, सोडियम के पास वैलेंसी कौन सा चला गया, ये वाला वैलेंसी, तो सोडियम हो गया 1। और नाइट्रेट के पास क्या हो गया, ये आ गया नाइट्रेट NO3, और ये वाली वैलेंसी आ गई इसके पास ये। लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं NaNO3, है ना। तो इसका कुछ सर्टेन रूल होता है, आप रूल सीख लो, उसके बाद फिर हम कुछ 2 4 5 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आयंस को देख, दो डिफरेंट आयन चेंज करके, है ना। तो पहले आप रूल लिखो, फर्स्ट लिखो इसमें रूल नंबर 1 फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या करना होता है, cation is written, cation क्या होता है, प्लस चार्ज, हम लोग बोलते हैं cation, है ना, cation क्या होता है, प्लस चार्ज हो। तो पहले हम लोग cation लिखते हैं देन anion लिखते हैं, है ना। तो लिखो cation is written on the right hand side, नहीं लेफ्ट ना, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, cation is written on the left hand side, after that anion is written, cation is written on the left hand side, after that anion is written। सबसे पहले cation को लिखना है, उसके बाद आपको anion को लिखना है ना। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। सर कार्बन का आयन होता है, ओनली कार्बन का? नहीं, कार्बन जो होता है ना, कार्बन का आयन होता है कार्बाइड आयन, ठीक है। लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आप CaC2 कार्बाइड आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन क्या करता है ना, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, इसलिए मैंने ये सब चीज आपको नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो बाद में जब बहुत एडवांस केमिस्ट्री सीखोगे तब ये सब समझ आएगा कि कार्बाइड आयन क्या हो गया, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो कार्बन मोस्टली जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, पहले हम लोग एनायन लिखेंगे, उसके बाद केटायन लिखेंगे। तो एनायन कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 2 आयन है, एक है A+, है ना, इसका वैलेंसी हो गया मान लो N1 सपोज, और एक एनायन है B-, इसका वैलेंसी सपोज N2 है। तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो बाकी चीजें तो बाद में, पहले A लिखेंगे देन B लिखेंगे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला में हम लोग ऐसा लिखेंगे, पहले A को देन B को, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, वैलेंसी ऑफ द आयंस आर इंटरचेंज, वैलेंसी ऑफ द आयंस आर इंटरचेंज, वैलेंसी ऑफ द आयंस आर इंटरचेंज। वैलेंसी क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज करते हैं ना, क्रिस क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं। और फिर इंटरचेंज करने के बाद क्या करते हैं, उसको लोअर सब्स्टिट्यूट में लिखते हैं, नीचे में लिखेंगे लोअर सब्स्टिट्यूट में, यहाँ पे, ओके। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो वैलेंसी ऑफ द आयन आर इंटरचेंज, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट। सर एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर वी हैव टू कॉपी दीस आल्सो दैट। नो, पहले आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल्स कराऊंगा बहुत सारा, ये सब नहीं करना है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ,
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैलेंसी ऑफ द आयन, इंटरचेंज वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरचेंज वैलेंसी ऑफ द आयन आर रिटेन, interchanged valency of the ions are written, interchanged valency of the ions are written in lower subscript, interchanged valency of the ions are written in lower subscript, That interchanged means we take the lower power. हाँ मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे में लिखना है। मान लो ये है, इसका वैलेंसी मुझे लिखना है N2, तो N2 यहाँ लिखेंगे लोअर सबस्क्रिप्ट में, नीचे में। क्लियर? Valency of the ion are written in lower subscript. Any doubt? नहीं सर। No, Next, sir. next point. Next point क्या है कि देखो, अगर आयन का एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है, लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास में हमने बताया था, है ना? एटॉमिसिटी क्या होता है कि मोर Number of atoms. हाँ, तो Number अगर of atoms. हाँ अगर क्या हो कि आयंस का एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा हो तो हम फिर उसको ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं ना। तो लिखो, इफ एटॉमिसिटी ऑफ आयन इज मोर देन 1, if atomicity of ions is more than 1, if atomicity of ions is more than 1, if atomicity of ions is more than 1, then it is enclosed under bracket, then it is enclosed under bracket, then it is enclosed under bracket, it is enclosed under bracket, it is enclosed under bracket। ठीक है, it is enclosed under bracket। कोई डाउट? और फिर उसके बाद क्या है कि अगर दोनों का वैलेंसी सेम हो, केटायन का और एनायन का वैलेंसी अगर सेम हो, ठीक है, अगर क्या हो केटायन और एनायन का वैलेंसी सेम हो तो हम क्या करते हैं कि उस वैलेंसी को लिखते नहीं है। दैट मींस कि अगर वैलेंसी 1 हो जाए, देखिए अगर वैलेंसी 1 हो, राइट, तो 1 जो होता है ना अंडरस्टूड होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर वैलेंसी 1 हो तो 1 क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हम सब समझेंगे एग्जांपल के साथ। लिख लो पहले नेक्स्ट पॉइंट, इफ वैलेंसी ऑफ ions is 1, if valency of ions is 1, if valency of ions is 1, if valency of ions is 1, then if valency of ions is 1, then it is not written, if valency of ions is 1, then it is not written, then it is not written। उल्टा है क्या आपका स्क्रीन पे? क्या सर, क्या उल्टा? रिवर्स आ रहा है क्या? ये लिखा हुआ मेरे नहीं में? सर, नहीं सर, No, सीधा आ रहा sir. है, सीधा आ रहा है। Yes. Valency of ion is 1, then it is not written। और लास्ट पॉइंट लिख लो, 1 this is not in last point। if valency of ions are same, if valency of ions are same, if valency of ions are same, then it is simplified in 1:1, then it is simplified in 1:1 ratio, then it is simplified in 1:1 ratio। So it is simplified into 1:1 ratio, so it is not written in the chemical formula,
so it is not written in the chemical formula. It is not written in the chemical formula. अब आप समझना, मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल कराता हूँ, राइट। मैंने क्या क्या बोला, मैंने ये बोला कि सबसे पहले आपको केटायन को लिखना है, फिर एनायन को लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि जो वैलेंसी होगा, केटायन का वैलेंसी एनायन के साथ, एनायन का वैलेंसी केटायन के साथ इंटरचेंज करना है हमको। फिर क्या करना है कि अगर आयंस का एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके स्मॉल ब्रैकेट में लिखता हूँ, राइट। फिर क्या है कि अगर वैलेंसी 1 हो तो 1 अंडरस्टूड होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। या फिर एक और लास्ट में क्या है कि अगर सेम वैलेंसी हो, है ना, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, वैलेंसी को 1:1 में सिंपलीफाई कर देंगे और उसको फिर लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था कि सपोज आपके पास सोडियम आयन है, वैलेंसी इसका 1 हो गया। दूसरा आपके पास नाइट्रेट आयन है ना, या फिर और दूसरा लो अभी के लिए दूसरा आप ले लो, सपोज सल्फेट आयन, पोटेशियम। हाँ ठीक है, अभी कर लेंगे, सबसे करेंगे। पोटेशियम सल्फेट आयन है, ठीक है, इसका वैलेंसी 2। तो आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है ना, इंटरचेंज करना है ना ऐसे। तो सोडियम के पास क्या आएगा, बोलिए, सोडियम के पास 2 आएगा, ये वाला वैलेंसी सोडियम के पास चला जाएगा। इंटरचेंज करते हैं। पहले हमने किसको लिखा, केटायन को। केटायन कौन था, सोडियम, तो पहले मैंने सोडियम को लिखा। फिर सल्फेट यानी नेगेटिव जो पार्ट है उसका वैलेंसी 2 है, तो मैंने 2 को सोडियम के साथ लिखा। और सोडियम 2SO4, सोडियम का वैलेंसी किसके साथ आएगा, सल्फेट के साथ। तो अब देखो सल्फेट जो है ना उसमें एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा एटम है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, SO4 है ना, SO4। और वैलेंसी कितना आएगा, 1। इसका इंटरचेंज होकर क्या आएगा, 1। अब देखिए 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, ये Na2SO4। मतलब ऐसा लिखना आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो कि आप ब्रैकेट दे करके 1 नहीं लिखते तो क्या हो जाता, 41 हो जाता, 41 कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो देखो ऐसे बहुत सिंपल है। और भी करेंगे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे डिफरेंट केस आएगा। जैसे मान लो आप पोटेशियम का बोल रहे हो, तो पोटेशियम लिख लेते हैं, है ना। और किसका कर ले, बोलो, कार्बोनेट कर ले, नाइट्रेट कर ले, चलो नाइट्रेट करते हैं, जिसका बोलो उसका कर लेंगे नाइट्रेट। तो आपको पता है पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो पोटेशियम के पास क्या आएगा, 1, किसका वैलेंसी, नाइट्रेट का। और नाइट्रेट के पास क्या आ जाएगा, 1, कौन सा वाला, सोडियम वाला। तो ये K1 हो गया, KNO3। और NO3 क्यों क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, मोर देन 1 एटॉमिसिटी है। अब आपको बताया था कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1:1 में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल लिख देंगे, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। क्लियर। और भी करते हैं बहुत सारे एग्जांपल। जैसे मान लो मैं आपको मैग्नीशियम की बात कर लूं, राइट, Mg2+, इसका वैलेंसी क्या होता है, 2। और आप ले लो कार्बोनेट, ले लो CO3 2-, ठीक है, इसका वैलेंसी भी 2 हो गया। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस होगा, आप जानते हो। तो मैग्नीशियम के पास क्या आ जाएगा, 2, कौन सा 2 आएगा, ये वाला 2, कार्बोनेट का 2, तो ये हो गया 2। और कार्बोनेट का एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करो। और इसके पास कौन सा जाएगा, ये वाला 2, तो ये 2 हो गया। आप जानते हो कि दोनों का वैलेंसी सेम हो गया, तो इसको सिंपलीफाई कर देंगे 1:1 के रेशियो में। और उसको Mg CO3, तो ये क्या हो जाएगा, MgCO3। क्लियर। और भी एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि आपको बनाना है किसका, कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का। और हाइड्रोक्साइड OH- होता है ना। कैल्शियम का कौन सा वैलेंसी लेंगे, 2 वाला या 1 वाला? कैल्शियम का वैलेंसी 2 ही होता है, 1 नहीं होता है। अच्छा, कॉपर का होता है। कॉपर का होता है ना। तो कैल्शियम का है वैलेंसी 1 और कॉपर का हाइड्रोक्साइड आयन है 2। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के पास कौन जाएगा, ये 2, नहीं उल्टा लिखा गया, सॉरी। यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी होगा कितना, 2, और हाइड्रोक्साइड का 1। तो क्रिस क्रॉस करना होगा ना अपने को। तो क्रिस क्रॉस में क्या करेंगे, COH2
क्रिस क्रॉस में क्या करेंगे, देखो ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम के पास क्या आ जाएगा 1, पहले मैंने केटायन को लिखा कैल्शियम को, फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड का एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और इसके पास क्या आएगा ये वाला 2, तो ये 2 आ गया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है, तो क्या हो गया CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और भी एग्जांपल्स करेंगे, इसको आप नोट कर लो। सर एक और भी क्वेश्चन है। example करेंगे? हाँ बोलो। सर हम लोग बोल रहे थे इंटरचेंज करने के बाद डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या CaOH2, मतलब CA1 वाला वो तो स्टेप मैं जरूरी है क्या? वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है ना, वो तो मैं अच्छा समझाने के लिए ठीक सर। स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये तो अच्छा जब अच्छा ठीक आपको सर। एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं ऐसे लिख दूंगा शॉर्ट 1 सेकंड में लिख दूंगा, है ना। हाँ ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, आपका भी लर्निंग का फेज है तो आप सीखो, बाकी धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे, PhD करा देंगे इस पे, है ना। तो इसको नोट कर लो आप। हो गया। हाँ सर हो गया। मेहुल समझ आ रहा है आपको, मेहुल? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप करो, यहाँ पे बताओ, नेक्स्ट आप बताओ किसका, अमोनियम। अमोनियम क्या होता है बोलो, NH4 प्लस NH4 प्लस, वैलेंसी हो गया NH4 plus 1, है ना, 1, और कार्बोनेट, इन दोनों से फॉर्मूला बनाओ, वैलेंसी इसका 2, चलो बनाओ आप अमोनियम और कार्बोनेट से, अमोनियम एंड कार्बोनेट का बनाइए। और मैं कुछ कुछ देता हूँ आपको, आप कभी प्रैक्टिस कर लो। एल्यूमिनियम Al3 प्लस, इसका वैलेंसी होता है 3, और नाइट्रेट कर लो, नाइट्रेट नहीं और भी कुछ करते हैं, और कर लो आप एल्यूमिनियम के बाद सल्फेट कर लो, SO4 2 माइनस, वैलेंसी इसका 2, ओके। और आप बनाओ, और बनाओ आप किसका, और बनाइए आप कोई सा ले लो, सोडियम ले लो, Na प्लस, वैलेंसी हो गया इसका 1, और आप ले लो फॉस्फेट, फॉस्फेट का वैलेंसी कितना, फॉस्फेट का वैलेंसी क्या होगा, फॉस्फेट का वैलेंसी क्या होगा, फॉस्फेट का वैलेंसी क्या होगा, बोलो सर PO4 3 माइनस 3 हाँ, होगा। वैलेंसी 3। चलो इन तीनों का बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाइए। सर हो सर गया। हो गया, सर हो हो गया? गया। यस सर। चलो बताओ इसका क्या हुआ, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 सर होल ट्वाइस NH4 whole CO3। 2 CO3। देखो ऐसे इंटरचेंज करेंगे, और NH4 को पहले लिखना है क्योंकि ये केटायन है, समझ रही है ऐसी, ये सर केटायन है, ब्रैकेट के बाहर 2, और इसके पास वैलेंसी क्या आएगा 2, और मोर देन 1 एटॉमिसिटी है तो ब्रैकेट में नहीं क्लोज करेंगे, है ना। और कार्बोनेट का भी एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा है तो इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, बट यहाँ पे वैलेंसी 1 है तो ये 1 आएगा,
तो इसको 1 अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये NH4 होल ट्वाइस CO3। क्लियर? NH4 होल Yes, ट्वाइस। sir. चलिए नेक्स्ट इसका बताइए, एल्यूमिनियम सल्फेट। Sir, हाँ Al2SO4 whole 3. Al2 देखो इंटरचेंज होगा। Al का एटॉमिसिटी, पहले Al केटायन है, सबसे पहले केटायन लिखेंगे और इसके पास 2 जाएगा, और नेक्स्ट सल्फेट मोर देन 1 एटॉमिसिटी है, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और यहाँ पे 3 आएगा, है ना। तो क्या हो गया आपका Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी वैलेंसी इंटरचेंज होगा। सोडियम के पास सर Na3PO4 Sir, Na3PO. और Na3PO यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे PO4, एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा है और ये 1 आएगा, तो ये अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, इसलिए क्या करेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na3PO4। ये क्लियर टू यू? समझ आ रही है सबको? yes sir Yes, sir. सैम आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। और ये कौन है? आइसानी, ईशानी है। Yes, sir. हाँ ये सर। सर वो ओइशानी है। ओ ईशानी है। ओके, बंगाली में एक को ओ पढ़ते हैं, मैं भूल गया था। चलो हाँ सर नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक बार, और वो आप कर लो। आपको हमने ऑक्सलेट बताया था, है ना, तो आप करो एल्यूमिनियम Al3+ और ऑक्सलेट C2O4। वैलेंसी में नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसका आप खुद करो। उसके बाद नेक्स्ट करो आप मैग्नीशियम Mg का आयन, मैं आपको अब आयन नहीं बताऊंगा, खुद ही बनाऊंगा। मैग्नीशियम और फॉस्फेट PO4, मैं आयन नहीं बता रहा, जिस नाम बता रहा हूँ, आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट आप कर लो सोडियम, सोडियम और एनायन ले लो आप, कौन सा, बाइकार्बोनेट HCO3, बाइकार्बोनेट। और आप लास्ट करो कैल्शियम। मैं आपको आयंस का नाम जस्ट बता रहा हूँ, वैलेंसी वगैरह आप खुद देखो। कैल्शियम और कर लो आप बाइकार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ऑक्सलेट हो गया, नाइट्रेट कर लो। सर डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम ले लो फिर। कैल्शियम का डाइक्रोमेट पता नहीं बनता नहीं बनता, पोटेशियम ले लो और डाइक्रोमेट कर लो Cr2O7। मैं वैलेंसी नहीं बता रहा हूँ, चलो बनाओ, इसका बनाइए। सर हो गया। प्रत्युष बन गया, आदित्य, उत्तम, राजर्षि, मेहुल, और कौन है, श्रेयोस, श्रेयोस बन गया। बन रहा है।
बन रहा है, बनाओ, वेट कर रहा हूँ। आज तो ठीक है ना सब कुछ सेटअप, आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो बन गया प्रत्युष? हाँ सर बन गया। सबका बन गया? मैं बताऊं अब, हमने सीख लिया कैसे होता है, कैसे करते हैं इसको हम लोग, है ना। चलो एक बार मैच कर लो। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, वैलेंसी एल्युमिनियम का होता है एल्युमिनियम का 3, और कार्बोनेट का ऑक्सलेट का होता है 2। फिर हम सर ये ऑक्सिलेट को COO होल ट्वाइस भी लिखते हैं। COO, हाँ वो भी लिखते हैं, ठीक है। सर क्यों, दोनों में अंतर क्या है? जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये बुक वगैरह में वैसे क्यों दिया? कंडेंस, ये कंडेंस फॉर्मूला है, देखो। चलो देखो, CO एक्चुअली होता क्या है ना, एक ऑक्सैलिक एसिड होता है, ओके। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है अभी बताएंगे, पहले इसको कर लो, बता दो। तो यहाँ पे देखो इंटरचेंज करेंगे, पहले किसको लिखेंगे, टाइम को, तो ये सर Al2CO4 C2O4 होल 3। 2O4 होल थ्राइस, है ना। ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्सलेट। यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पे हो गया 2, और फॉस्फेट का 3 होता है, तो हो गया 3। इंटरचेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MG2CO4 क्या हो जाएगा, CO4 होल 3 होल 2 सर। होल ट्वाइस। कोई डाउट? नेक्स्ट सोडियम का वैलेंसी होता है 1, और बाइकार्बोनेट का वैलेंसी होता है 1। तो ये होगा सोडियम 1, पहले टाइम लिखा और नीचे लिखा हमने, और ये HCO3 का भी क्या हो गया 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1, तो ये हो गया इसका 1, और इसका क्या होता है मतलब डाइक्रोमेट का सर 2 2। तो वैलेंसी को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो गया K2, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया Cr2 R2O7 होल O7, और ये 1 तो लिखने की जरूरत नहीं इसको, तो क्या हो गया K2Cr2O7, K2Cr2O7। सबका सही है, किससे कोई गलत हुआ? सबका सही है ये? हाँ सर। तो ये सीख गए आप, अब आगे मूव करें हम। सब लोगों ने सीख लिया कैसे करते हैं इसको हम लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट तो आपने पूछा था अभी कुछ कि हम लोग कैसे करते हैं उसको, है ना, ये कार्बोनेट हाँ वाला सर। आपने ये पूछा दो था। फॉर्म में क्यों लिखते हैं? देखो ऑक्सैलिक एसिड होता है एक्चुअली वो, ठीक है। सी, चलो थोड़ा नॉलेज के लिए बस सीख रहे हैं। CO आपके सिलेबस में ये नहीं है, OOH, और फिर क्या हो गया C, या शायद है तो आगे पढ़ना है आपको, OOH, ठीक है। ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो यहीं से ये आयन जो बनता है ना, ऑक्सैलेट आयन यहीं से बनता है। ये क्या होता है CO माइनस, H को रिमूव कर दिए, तो ये हो गया CO माइनस, तो ये हो गया ऑक्सैलेट आयन, यही है ऑक्सैलेट आयन, दिस इज ऑक्सैलेट आयन, ओके। और इसीलिए देखो तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है क्या, देखिए तो ये रिपीट हो रहा है 2 बार, ऐसा ही है ना, इसलिए इसको लिखते हैं क्या, COO और माइनस का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस मतलब और छोटा कर दो, कंडेंस कर दो, तो ये हो गया C2O4 2 माइनस, क्लियर? हाँ सर।
चलिए, तो इसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं हाउ टू, मतलब नेमिंग कैसे करते हैं, हाउ टू नेम अ कंपाउंड। तो कुछ कुछ सर्टेन कंपाउंड का हम बताएंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप का जो कि एक ट्रेंड को फॉलो करता है, उसका नेमिंग हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट सर। हम देखेंगे, हाँ बोलो। सर ऑक्सिलेट में आप सी से ओ में डबल लाइन दिए हैं और फिर अगला ओ में सिंगल लाइन दिया है, क्यों? सब बाद में छोड़ दो, अभी नहीं, ठीक है। 10th क्लास में वो कोवेलेंट कंपाउंड 10th क्लास में करेंगे, या फिर कभी सर एडवांस केमिकल बॉन्डिंग इस क्लास में भी पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग 10 में पढ़ना है। नहीं सर, इस क्लास का बुक में भी दिया है। हाँ, तो अगर वहां पे होगा तो बताएंगे, ठीक है, वहां पे आएंगे तो बताएंगे, ओके। ठीक है सर। चलो, अभी वो डिस्कशन दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर नहीं आते हैं लोग। हाँ, तो अब हाउ टू नेम अ कंपाउंड है, हाउ टू नेम अ कंपाउंड, हाउ टू नेम अ कंपाउंड। कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड कई टाइप का होता है, जैसे अभी जो आपने सीखा, जैसा हम लोग सीख रहे थे कि दो आयन से मिलकर के बनेगा जो कंपाउंड, उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि जो कंपाउंड दो आयन से मिलकर के बनेगा उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, राइट। और फिर हम उसी का नेमिंग सीख रहे हैं। तो फर्स्ट जो होगा वो हम फर्स्ट लिख रहे हैं आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या कि जो है ना मेड बाय टू आयंस, मेड बाय टू आयंस, जो दो आयन से मिलकर बना होता है, मेड बाय टू आयंस, ओके। जैसे अभी आपने देखा था सबसे सिंपल, अगर देखो तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा, NaCl होगा फॉर्मूला उसका। तो ये हो गया NaCl। तो नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले केटायन, ठीक है, और लास्ट में एनायन। तो ये कैसे बना है, सोडियम और क्लोराइड आयन से बना है ना। कौन कौन सा आयन से बना है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। तो पहले हम लोग केटायन का नेमिंग करेंगे, देन एनायन का। इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम आयन से बना ना तो सोडियम, और क्लोराइड आयन से बना तो क्लोराइड, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। और भी आप बोलो, जैसे मान लो ऐसे बना हुआ मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और सोडियम से क्या बनेगा MgCl2। तो आपको इस पे नहीं जाना है कि यहाँ पे 2 है तो डाइक्लोराइड, 3 है तो ट्राइक्लोराइड, ऐसा नहीं। जो आयनिक कंपाउंड का नेमिंग होता है वो कैसे होता है, सिर्फ केटायन और एनायन से। उसका वैलेंसी क्या है वो फॉर्मूले से पता चलता है कि उसका वैलेंसी क्या है, राइट। लेकिन आपको जस्ट नेमिंग में क्या करना है, वैलेंसी को कंसीडर नहीं करना है, जस्ट आयंस का नाम लिखना है। तो ये कैसे बना है, मैग्नीशियम आयन से। तो पहले हम लोग केटायन का नाम लिखते हैं, तो ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और क्लोरीन है ना, क्लोराइड आयन है इसमें, तो क्लोराइड। बस ये देखना है आपको, आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द आयंस, है ना, फ्रॉम व्हिच द कंपाउंड इज मेड, राइट। तो आपको जस्ट इतना ही ध्यान रखना है कि कौन कौन से आयन से बना है, आयन को आइडेंटिफाई करो और नेम लिख दो। वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी फॉर्मूला लिखने में यूज आता है। जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे उसका यूज आता है। जब नेमिंग करेंगे तो वैलेंसी का कोई मतलब नहीं, जस्ट फॉर्मूला देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से आयन से मिलके बना है, और जैसे उसका नाम लिख देते हैं आयन का। लेकिन बस करना क्या है, केटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में लिखना है, राइट। आप और देखो, जैसे मान लो, बोलो आप, अभी आपको कराया था कुछ कुछ, और बताओ। जैसे आप बताओ एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड से बनेगा तो क्या हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस। यस सर। हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होगा, AlOH होल थ्राइस। तो ये कैसे बना है, एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन से, इसको क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, क्लियर टू यू। और जैसे मान लो आपको अभी हम बताए थे सोडियम Na, सोडियम और नाइट्रेट से, तो फॉर्मूला क्या हो गया उसका, NaNO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले केटायन, तो केटायन का है सोडियम है ना, तो लिखेंगे सोडियम। और कौन सा दूसरा आयन है, नाइट्रेट, तो ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको आयंस को आइडेंटिफाई कर लेना है, और पहले केटायन को फिर बाद में एनायन को।
आयन आइडेंटिफाई कर लो, केमिकल फॉर्मूला दे करके आयन को आइडेंटिफाई कर लो, पहले केटायन का नेमिंग कर लो, फिर एनायन का। अब जैसे मान लो आपको सोडियम आयन Na, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है Na2SO4 है ना, तो बताओ इस Na2SO4 में कौन कौन सा आयन है, बोलो प्रत्युष। सर सोडियम और सल्फेट। सोडियम और सल्फेट है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, सिंपल। पहले केटायन को लिख लो सोडियम, और ये हो गया सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ओके, अब अगर ऐसा होता Na2SO3, तो बताओ ये कौन कौन सा आयन से मिलकर बना हुआ है, सोडियम सल्फाइड। इसमें है सोडियम और एक सल्फाइड आयन है ना, जिसका नाम हो जाएगा क्या, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। क्लियर। अब मान लो कि आपको ऐसे बना हुआ है Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये कौन कौन सा आयन से मिलकर बना है, सर एल्युमिनियम। एक चीज पूछना है, Aluminum sulfate. पहले पूछ लो, हाँ पहले पूछ लो। सर एक कंपाउंड होता है CH3COOH, सर इसमें COOH। अच्छा ठीक है, पहले उस पे आएंगे, पहले ये बताओ Al2SO4 होल थ्राइस को क्या बोलेंगे, Aluminum or sulfate of soap. Aluminum sulfate. बोलो। एल्युमिनियम और सल्फेट से बना है ना, तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। 2 और 3 पे नहीं जाना है, आयनिक कंपाउंड है ना, तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। सर क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा था कि ये जो मैंने बोला कि ये जो 2 और 3 लिखा हुआ, ये वैलेंसी लिखा हुआ, तो वैलेंसी मेरे को नहीं चेक करना है, मेरे को जस्ट ये देखना है कि कौन कौन सा आयंस है। सर एक्चुअली हम पूछे CH3COOH में H लास्ट में क्यों लिखते हैं। करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पहले इसको कर लो आप, ठीक है। चलो देखो, यस सर। ठीक कर ही लेते हैं। देखो CH3COOH जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, सर क्यों ये सर। हाँ ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये एक एसिड है। तो एसिड का नेमिंग हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, वो भी बताएंगे। Acetic होगा ना शायद. क्या सर लेकिन आयोनिक कैसे नहीं है सर, CH3COO जो है वो तो मतलब निगेटिव चार्ज वाला एसिटेट आयन है, और H जो है वो हाइड्रोनियम आयन है। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक एसिड है, ठीक है। एसिड क्या होता है, जो कि वाटर में जाने के बाद H+ डोनेट करता है, तो ये वाटर में जाने के बाद H+ डोनेट करता है, इसलिए इसका नेमिंग हम लोग अभी करेंगे, थोड़ी देर बाद बता देंगे, लेकिन ये अच्छा आयनिक ठीक है नहीं है, ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, ओके सर। ठीक है, तो ये एक एसिड है एक्चुअली, तो इसका हम लोग नेमिंग दूसरे तरीके से करते हुए करेंगे। पहले इसको बताओ, आयनिक कंपाउंड। देखो अभी तक हमने जितना भी कंपाउंड लिखा है, इसमें कहीं भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन कहीं नहीं दिख रहा है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो वो एसिड हो जाता है, ठीक है। सर बेसिस का नेमिंग कैसे करेंगे जब एसिड का करते हैं, तो सर जब एसिड का नेमिंग करने का तरीका है तो बेसिस का भी होगा। बेस का बेसिक बस ऑक्साइड्स। सिंपल है, बेस का जो भी देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बताया ना आपको। अच्छा ऑफ हो यस गया, बैटरी हाँ चेंज सर कर ऑफ लो। हो गया। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, तो बैटरी चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो हाँ, तो बेस का नेमिंग ऐसे ही करता है नॉर्मली। देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया। अब बताओ जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन से बनेगा तो कैसे होगा, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन से बनेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, सर MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसको आप नोट करो, फिर उसमें प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट कर लो। Sir, okay. हाँ सब लोग नोट कर लो, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उस पर। एसिड, एसिड पर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में, है ना, आज की क्लास में करेंगे।
सर मेटल्स जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जब कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जी। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो तो नेक्स्ट हम अभी कुछ कुछ प्रैक्टिस इसका और बताओ, आप खुद बताओगे, आप सब लोग बताओगे, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं फॉर्मूला देता हूँ, उसका आप बताओगे नाम। चलो नेक्स्ट आप बताओ, NH4 NH4NO3, ठीक है। और नेक्स्ट बताओ इसका क्या होगा, नेम बताओ। सर अमोनियम नाइट्रेट। NH4 होल ट्वाइस PO4, नहीं होल थ्राइस PO4, ये गलत हो गया। चलो NH4, हाँ NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या होगा बताओ। Sir, ammonium. 3PO4 होल ट्वाइस, बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, NH4NO3 का नाम क्या होगा। NH4NO3 बोलो। Ammonium. NH4NO3 क्या होगा, मेरी वॉइस सुन रही है। Ammonium nitrate. हाँ क्या हो जाएगा, अमोनियम NH4NO3 Nitrate. नाइट्रेट। Ammonium अमोनियम लिख के चलो, ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। और ये क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। लिख लो अमोनियम सल्फेट। ये क्या हो गया, Magnesium phosphate. Mg3 मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ओके नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ Mg3N2, Mg3N2, Mg3N2 क्या होगा, सर मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, ओके। फिर बताइए आप Mg2NO3, इसका क्या होगा, और बताइए आप Mgn3 होल ट्वाइस, इसका क्या होगा। चलो बताओ जल्दी। सर Mg2NO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा। ये तो मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और सर Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। अच्छा ये मैग्नीशियम नाइट्रेट और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये हो गया मैग्नीशियम हाँ सर यही बात। नाइट्राइड IgE, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो MgN3 क्या होगा, क्या होगा बता, ये कौन कौन से आयन से बना है पहले ये देखो। सर मैग्नीशियम और नाइट्राइड आयन से। हट बावड़ा है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वैलेंसी 1 है ना, तो कैसे बना होगा ये
Mg2 प्लस से, और कैसे बना होगा? सर Mg2 N3 माइनस। N3 माइनस में क्या बोलते हैं? बोलो। अजाइड बोलते हैं ना, मैंने बोला तो याद कर ले, अजाइड बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम अजाइड, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए, तो इसको अब क्लोज करें, दूसरे टाइप का नेमिंग स्टार्ट करें। वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ सर अब क्लियर है। वीडियो क्लियर नहीं है? है क्लियर तो सर, है, दिख नेटवर्क रहा तुम्हारा है नहीं सर, होगा। दिख रहा है सर सारा। नहीं सर, मतलब जो लाइनिंग है वो थोड़ा मोटा है। अच्छा, अब ठीक है। यस सर अब ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। नेमिंग ऑफ, सर व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स? हाँ बताएंगे। चलो आप जस्ट ऐसे आइडेंटिफाई करो कोवैलेंट कंपाउंड। इसमें क्या होगा? हैविंग टू नॉन मेटल्स, having two non-metals, having two non-metals, ठीक है। सर टू नॉन मेटल्स या टू नेगेटिव आयंस? नहीं, टू नॉन मेटल्स। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उसमें आयंस नहीं होता है, उसमें प्लस और माइनस आयन नहीं होता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जिस कंपाउंड में दो नॉन मेटल हो, सिर्फ दो नॉन मेटल, उसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी कंपाउंड होता है, तो उसका नेमिंग का कोई रूल नहीं है। तो हम जस्ट बाइनरी कंपाउंड का सीख रहे हैं, जिसमें क्या हो? दो नॉन मेटल हो, सिर्फ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मतलब इसमें दो ही हो, दो से ज्यादा नहीं हो। तो इसका कुछ आईयूपीएसी का कुछ नेम है। 1 के लिए हम लोग मोनो यूज करते हैं, क्या? मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए सर बाई भी करते हैं। ठीक है, डाई, और 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा। चलो, तो नेमिंग कैसे करते हैं समझना। जैसे मान लो आपको सर लिखा 6 हुआ के लिए हेक्सा। CO, CO का मतलब क्या है? CO का मतलब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन और क्या होगा? मोनो ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है ना, इसे लिखना पड़ेगा आपको मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। और CO2 को क्या बोलेंगे बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, अब बताओ आप NO को क्या बोलेंगे? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कॉमन नेम कुछ हो सकता है, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सच में कोई कंपाउंड होता है?
हाँ येलो होता है, ठीक है। और NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लिखते चलो आप, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सर पर हाँ बोलिए, बोलो। कुछ पूछ रही थी? sir, but I never heard of this nitrogen dioxide. हाँ N2O, इसको क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो देखो, अगर मोनो नहीं यूज करते हैं तो उससे अंडरस्टूड होता है ना कि वो एक ही रहा होगा। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ही बोल सकते हैं। साउंड इकोइंग हो रहा है। इको हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। तो इसको नोट कर लो, फिर पेज चेंज करते हैं। सर कर लिए। वो लास्ट वाला क्या है? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। सर डाई नाइट्रोजन में N होगा, डाई नाइट्रो GN। हाँ छूटा हुआ है। ओके यस सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। ये टूल है ना। अभी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो नेक्स्ट, अगर ऐसा लिखा हो NO2 हो गया था, NO2 को क्या बोलेंगे? NO2 को NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 सर ये तो हो गया। डाइऑक्साइड। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? N2O3 डाई नाइट्रो डाइनाइट्रोजन ट्राई हाँ डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये हो गया डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। थ्री को ट्राई बोलते हैं ना। ये हो गया डाई नाइट्रोजन, समझ रही है प्रत्युषा? ये माही, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। प्रत्युष, प्रत्युष ना यस सर। समझ आ रहा है? गैलेक्सी J7 प्राइम तो मेरा है। विहुल, विहुल आपको समझ आ रहा है? यस सर। राजश्री, आदित्य, यस सर। श्रेयोस, यस सर। ओके। तो बताओ N2O4 को क्या बोलेंगे? ये सब बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड कैसे है कि इसमें सर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये सब इसमें दो ही एलिमेंट है, बाइनरी कंपाउंड है ना। N2O4 को क्या बोलेंगे? सर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ओके, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर? सर हाँ सर हम आपसे पूछे थे जब कि कोई भी दो एटम्स मिलके या दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो आपने बोला था वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं। सर यहाँ N2 कभी O2 O3 से कंपाउंड बना रहा है, कभी O2 से कंपाउंड बना रहा है, कभी O4 से कंपाउंड बना रहा है, तो सर किस केस में वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है? सब कुछ अभी सीख जाएगा तुम। देखो कंपाउंड जो आपका लेवल तक पढ़ना था मैंने उसका रिप्लाई किया आपको। होता क्या है ना कि जो नॉर्मली जब कंपाउंड बनता है तो वो बनता है कि ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, स्टेबल हो जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए।
लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे ही बनते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। उसमें ऑक्टेट से भी ज्यादा मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ क्या होता है, इसमें क्या होता है वैलेंसी, यानी 8 कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। जैसे आप देखो SF6, देखो SF6, तो यहाँ पे देखोगे तो सल्फर का वैलेंसी देखो, फ्लोरीन 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 कितना हो गया 4, फिर यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन 6, ठीक है। और देखो यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन और ये फ्लोरीन 3 3 6, तो इसमें अगर काउंट करोगे ना आप टोटल, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तो ये ऑक्टेट को एक्सीड कर गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करोगे, ठीक है। तो अभी ये सब चीजें आपको टाइम लगेगा सीखने में, इतना जल्दी नहीं सीख जाओगे। इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और मैंने क्या बोला था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाता है, तो यहाँ पे तो ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गया है ना, तो ये हो गया सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जैसे मान लो आप BF3 की बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे BF3 में देखोगे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसका वैलेंसी अभी ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो ऐसे भी कंपाउंड बनते हैं जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी डाइमेराइज होता है, ट्राइमेराइज होता है, ठीक है। वो सब चीजें बाद में सीखोगे, अभी आपके लेवल करनी है सब चीज, ओके। ठीक है सर। तो सर मतलब ये सब कौन सा क्लास में सीखने वाले? ये सब अभी धीरे धीरे करके आप मतलब आपको 12th तक लग जाएगा सब सीखने में। 11th में कुछ सीखोगे, कुछ 12th में, मोस्टली 11th में जब केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर होता है, केमिकल बॉन्डिंग, तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पे ये चीजें डिटेल से पढ़ाया जाता है, अभी नहीं, ओके। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना आपको एडवांस बता सकूं बता देते हैं, जो आपको समझने लायक होगा, जिससे आप समझ सकते हो। मुझे ऐसा फील होता है कि आपको ये बताने से आप समझ जाओगे, तो मैं समझा देता हूँ, अदरवाइज नहीं बताता हूँ। N25 को क्या बोलेंगे, बोलो। N2O5 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। चलिए, तो आप बताइए SO3 क्या बोलेंगे इसको? सर सल्फेट सल्फेट नहीं बाबू, सर सल्फाइड कैसे है, देखो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें बाइंडिंग कंपाउंड है ना, दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल। तो सल्फाइड है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड सल्फर बाइंडिंग कंपाउंड है ना, इसमें दोनों क्या है, नॉन मेटल। ये आयन नहीं है, आयन होता तब ना, अगर SO3 2- होता तब ना इसको सल्फाइड बोलते। ये आयन नहीं है। आयन दिख रहा है क्या आपको? नो सर। तो ये हो गया क्या, सल्फर सर सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड, ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस टाइप का नेमिंग कर लोगे आप। बाइनरी कंपाउंड का देखना आपको, मतलब उसमें दो ही एलिमेंट और दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल, तब हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। सर अगर 3 हो गया तो? जैसे आप बताओ, 3 हो गया तो उसका दूसरा नाम, उसका नेमिंग फिर दूसरे तरीके से, ऐसे नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ सर बताइए। अभी तो हमने इसके पहले देखो बहुत सारा एग्जांपल किया था। देखो ये समय आयंस था। अच्छा, 3 कंपाउंड का कोवेलेंट कंपाउंड होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब 3 एलिमेंट का कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है। होगा क्या, फिर उसमें आयंस होंगे। देखो अभी जो भी आपने देखा था इससे पहले में, देखो यहाँ पे तो बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे देखो, और इसमें देखो तो मैग्नीशियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो तो अमोनियम वाले में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कितना हो गया, 4 हो गया एलिमेंट। लेकिन चारों एलिमेंट कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। ये एक टाइप का कोवेलेंट हो सकता है, ये कोवेलेंट हो सकता है, और ये दोनों क्या है, आयनिक बना रहा है ना। तो ओवरऑल ये आयनिक है। तो डायरेक्टली आप सोच रहे हो कि 3 एलिमेंट का अगर हो जाए ऐसा कंपाउंड, तो ऐसा कंपाउंड मिलता ही नहीं है, ओके। ओके सर। हाँ, तो अब हम एसिड का नेमिंग सीखेंगे, नेमिंग ऑफ एसिड। नेमिंग ऑफ एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, बोलो।
सर नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। हाँ नहीं, नेमिंग ऑफ एसिड। एसिड कैसे होता है? एसिड होता है जो कि वाटर में जाने के बाद H+ आयन फर्नेस करे, तो वाटर में जाकर के क्या करे, H+ डोनेट करते हैं, H+ आयन फर्नेस करते हैं, हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड दो टाइप का, एक हो गया बाइनरी एसिड। बाइनरी एसिड में क्या होगा, बाइनरी एसिड क्या होगा, इस टाइप का, Ha टाइप का, ये है बाइनरी एसिड। आपका क्लास का टाइमिंग क्या है? 11:45 तक है ना? 11:45। हाँ, ठीक है। ये हो गया बाइनरी एसिड। जैसे आप देखो HCl, ठीक है, HBr, HI, HF, ये सब हो गया बाइनरी एसिड। जो Ha टाइप का होगा उसको बोलेंगे बाइनरी एसिड। ठीक है, तो बाइनरी एसिड का नेमिंग कैसे करते हैं? हाइड्रोजन, और इसमें कौन सा है, क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन कौन सा है, क्लोराइड है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो जाएगा नेम? हाइड्रोजन क्लोराइड। और एसिड है ना, तो एसिड का नेमिंग ऐसे कर दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नेमिंग हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है ना, देखो अगर आयन से देखोगे तो H+ और Cl- है, तो आइड होगा, है ना, आपको बताया था पहले, लेकिन ये एसिड है, इसलिए क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HBr को क्या बोलेंगे? सर ये कोवेलेंट है या इलेक्ट्रोवेलेंट? कोवेलेंट, कोवेलेंट। ठीक है सर लेकिन यहाँ, अच्छा हाँ सर ठीक है। हाँ, सर बट ये पोलर तो है। दो आयन से बना है ना सर? हाँ, सर लेकिन बट ये ये तो H, उसका डिस्कशन बाद में। ये पोलर है, पोलर मतलब ये वाटर में जाने के बाद, देखो HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन होता क्या है कि ये पोलर है, यानी इस ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट कर गया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट कर गया है, ऐसे SCl। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, माइनस डेल्टा, और यहाँ पे प्लस डेल्टा। और जब वाटर में इसको डाल दोगे ना, वाटर में, तो वाटर भी एक पोलर है, तो वाटर में जाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में। ठीक है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। चलिए उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। तो HCl का नेमिंग कैसे करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HBr को क्या बोलेंगे? HBr। क्या बोलेंगे उसको? HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एसिड है ना वो, इसलिए एसिड का नेमिंग कैसे करेंगे? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना, तो ये हो जाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ओके, तो HI को क्या बोलेंगे? HI क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रो आयोडाइड एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो क्या कर रहे हैं? हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्या चल रहा है इसमें? हाइड्रो और प्लस हेलोइक, हाइड्रो हेलोइक एसिड। हेलोजन होता है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन बोलते हैं। तो ये हो गया हाइड्रो हेलोइक एसिड। हाइड्रो हेलोइक एसिड। सर तो जितना हेलोजन होगा सबके साथ ये होगा? हाँ, सबके साथ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कलेक्टिवली हम लोग हेलोजन बोलते हैं। ओके, तो ये होगा हाइड्रो HCl को, सर तो HCl को भी हम लोग हाइड्रो हेलोइक एसिड क्यों नहीं लिखे? हेलोजन मतलब एक ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कलेक्टिवली हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्लोरीन को, हेलो का मतलब क्या है? हेलो की जगह पे क्लोरीन है तो क्लोरिक, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक, आयोडीन है तो आयोडिक, ऐसे। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कलेक्टिवली हम लोग हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप है वो, मतलब हेलोजन ग्रुप है वो। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोइक का मतलब क्या है कि जो हेलोजन होगा उसका नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि सबके लिए हेलोइक लिख देना है। जो भी हेलोजन होगा उसका हम लोग नाम लिखेंगे। ओके, यस सर। तो ये हो जाएगा, बताओ HF को क्या बोलेंगे? सर किसको? HF,
The hydrofluoric acid. हाइड्रोफ्लोरिक, The hydrofluoric acid. ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी एसिड का नेमिंग, नोट कर लो। सर कर लिए, हाँ बोलो। सर कर लिए। ठीक है, वो हाइड्रोब्रोमिक वाला का समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ HBr। ब्रोमीन है ना, इसलिए हाइड्रोब्रोमिक। क्लोरीन होगा तो हाइड्रोक्लोरिक, आयोडीन होगा तो हाइड्रोआयोडिक, और फ्लोरीन होगा तो हाइड्रोफ्लोरिक। ठीक है, ये पैटर्न है। सब कर, ये जो लिखा हुआ हाइड्रो हैलोइक एसिड एक पैटर्न है, इसी पैटर्न पर सेट करना है। जो भी हैलोजन होगा उसका नाम लिखना है वहां पर रिप्लेस करके। तो वहां पे अगर क्लोरीन है तो क्लोरिक, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक, आयोडीन है तो आयोडिक, और फ्लोरीन है तो फ्लोरिक। सर फिर से चला गया। तो स्क्रीन गायब। स्क्रीन गायब हो गया। इस बार पक्का बैटरी चेंज करनी पड़ेगा। चलो 5 मिनट है। अब बैटरी चेंज करना पड़ेगा। हाँ बोलो, इसमें कुछ डाउट था? बैटरी चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा, तब तक क्लास में चलेंगे, अगली क्लास में ही करेंगे फिर कंटिन्यू। इसमें कोई डाउट है? सर एसिड क्यों फॉर्म हो रहा है? वैलेंसी सेटिस्फाई होता है क्या? क्या? सर एसिड फॉर्म क्यों हो रहा है? ये HF और HA, सर वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है हाइड्रोजन का? कहाँ पे कहाँ पे? सर जो हम लोग एसिड फॉर्म कर रहे हैं HCl HBr, ये सब हाँ में हाँ। जो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाता है ना, हाइड्रोजन हाँ ड्यूप्लेट सर। फॉर्म करता है, जो उसका कंप्लीट हो रहा है ड्यूप्लेट। और सर क्लोरीन का? क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन से ले रहा है निक्लोसेरीन करके। सर तो फिर इसको हम लोग बेसेस में डालते हैं तो फिर क्यों कंबाइन करेगा? जब ऑक्लेट कंप्लीट ही है तो जब स्टेबल है ही तो फिर क्यों कंबाइन करेगा? वो कहाँ, फिर से बोलना। सर ये एसिड में जब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है और क्लोरीन का ऑक्लेट कंप्लीट है, तो बेसिक सॉल्ट या बेसिक कंपाउंड्स में डालने पे ये एसिड बेस से रिएक्ट क्यों करता है जब ऑक्लेट कंप्लीट है, स्टेबल है तो? देखो, अब एक बात बताओ, जैसे आपको अगर पैसा मिले, ठीक है, खरीदने के लिए कुछ, तो आप आपने एक मोबाइल खरीदा, सपोज सैमसंग का कोई ठीक ठाक सेट खरीद लिया, लेकिन आपको अगर और ज्यादा पैसा मिल रहा है तो क्या करोगे? आप ब्लैकबेरी नहीं खरीद लोगे? सर खरीद लेंगे, बट एक लिमिट है ना, उसमें तो लिमिट तक है 8 ही इलेक्ट्रॉन हाँ, रख तो सकते लिमिट हैं। ये है, हाँ लिमिट ये है कि जब ये बेस से रिएक्शन करता है तो वहां पे बेस और एसिड मिल करके और एनर्जी को मिनिमाइज करता है, ठीक है, एनर्जी और नीचे चला जाता है और कम हो जाता है एनर्जी, और वो रिलीज कर देता है, ठीक है, इसलिए वो रिएक्शन करता है। वो सब चीजें अभी कहाँ से इतना कुछ लाते हो डाउट? ये अभी नहीं पढ़ना, वो 11th में पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। अभी कैसे इतना डाउट पूछ लेता है? कोई नहीं। तो वो जब एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन तो बहुत होता है, जैसे मान लो आप एसिड बेस ही क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन करता है, स्टेबल है, फॉर्म कर ले फिर वो रिएक्शन करता है। तो ये डिपेंड करता है कि किससे रिएक्शन हो रहा है, क्या उससे रिएक्शन होने के बाद और ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है, वो और ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अगर CO2 में स्टेबल है, लेकिन अगर मान लो कि किसी से रिएक्शन करके और ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो उससे रिएक्शन कर लेगा वो, है ना। और क्या होता है कि मान लो CO2 स्टेबल है और उसमें बॉन्ड्स हैं, अब किसी भी प्रोसेस से आप क्या कर रहे हो, उस बॉन्ड एनर्जी को आप सप्लाई कर रहे हो, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो नई तरीके से रिएक्शन करके फिर से अपने आप को दूसरे तरीके से स्टेबलाइज करेगा।
तो ये रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है, इतना आसानी से ऐसे अभी के क्लास में नहीं सब कुछ सीख सकते हो, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, ठीक है सर। तो धीरे धीरे वो सब चीजें सीखोगे, ऐसा नहीं कि अभी आपने डाउट पूछा, अच्छी बात है, लेकिन उसका अभी रिप्लाई हम अभी आपको नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 2 साल, 11th तक। 11th में जाओगे तब उसका कुछ आपको मिलेगा आइडिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। HF को बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HI को बोलते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर टाइम रहता तो आज हमको आपको एक और बताते हैं, नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट, राइट। जैसे H2SO4 भी सॉल्ट नहीं, ऑक्सी एसिड, सॉरी। H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, है ना, H2C2O4 हो गया। आपने जो पूछा था CH3COOH, वो हो गया, ऑक्सी एसिड हो गया सब सारा। वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, जैसे H2SO4, HNO3, H2C2O4, है ना। या आपने पूछा था CH3COOH, तो ये सब क्या है, ऑक्सी एसिड है। तो आज तो टाइम नहीं है, हम आपको अगली क्लास में फिर इसको बताएंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और इस अब तक का डिस्कशन में जो इनटेक्स्ट का क्वेश्चन होगा सारा बना लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है, नेमिंग तक वो आप कर लोगे ना। यस सर। मैं PDF मांगूंगा सबका, इसलिए अच्छे से बना करके PDF सबमिट करना होगा आपको, तो आप कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर मिलते हैं, है ना। बाय, टेक केयर। कोरोना का ध्यान रखना, बाहर अननेसेसरी नहीं निकलना है। ठीक है, चलो बाय।